गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के सेमेस्टर 4 MGC 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें यूरोप का इतिहास पढ़ना है, जो 1789 से 1919 ईस्वी तक पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन के उत्थान और नेपोलियन के प्रारंभिक विजय। तो नेपोलियन का उत्थान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्रांति के बाद रॉब्सवियर की सरकार बनी। रॉब्सवियर की सरकार का भी पतन हो गया और नेपोलियन को इसके साथ रॉब्सवियर का समर्थक होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जांच उपरांत उसे निर्दोष पाया गया तो उसे मुक्त कर दिया गया। अभी तक तो केवल नेपोलियन ने अपनी प्रतिभा का एकमात्र चमक प्रदर्शित किया था। अब इसी के बाद दूसरा अवसर उसे मिला। उत्थान का मार्ग उससे उसका प्रशस्त हुआ। पेरिस की जनता रॉब्सवियर की मृत्यु के पश्चात भीषण आक्रोश में था। वे राष्ट्रीय कन्वेंशन से एकदम रुष्ट थे। उन्होंने कन्वेंशन पर 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को आक्रमण किया। कन्वेंशन की रक्षा का भार कन्वेंशन के एक सदस्य ब्रास को दिया गया था। ब्रास के पास कम सैनिक थे, अतः उसने नेपोलियन को कन्वेंशन की रक्षा के लिए बुलाया। नेपोलियन ने 4 अक्टूबर को तोपें मंगवाकर भवन की किलेबंदी कर दी। जब पेरिस की भीड़ ने दूसरे दिन आक्रमण किया, नेपोलियन की तोपें निर्णायक सिद्ध हुआ। 400 व्यक्ति मारे गए और सभी पेरिस छोड़कर भाग गए और इस प्रकार उन्होंने कन्वेंशन की रक्षा की। कन्वेंशन को पेरिस कम्यून के भय से मुक्त कराया और नेपोलियन के पदोन्नत करके ब्रास ने अब उसे जनरल पद पर नियुक्त कर दिया। अब वह पेरिस के ख्याति प्राप्त सेनापति बन गया। इसके बाद नेपोलियन ने पेरिस में फ्रांसीसी राजनीति में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। अब वह पेरिस के संभ्रांत परिवारों के साथ रहने लगा, उनके कॉलोनी में रहने लगा। अब इसी समय उसका संपर्क जोसेफ व्यूहरनायस नामक महिला से हुआ। उसका पति सेनापति व्यूहरनायस रॉब्सवियर के पतन के पश्चात उसे फांसी दे दी गई थी, गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया था। अब विधवा जोसेफाइन के प्रति नेपोलियन पागलों की तरह आसक्त हो गया और अंत में उससे विवाह कर लिया। विवाह करने से 2 दिन पहले ही कन्वेंशन ने उसे इटली के सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। अब इसके बाद नेपोलियन की प्रारंभिक विजय का अभियान शुरू होता है। पहला उसका अभियान किसके प्रति था? इटली का प्रथम अभियान। नेपोलियन के सैनिक जीवन में उसके प्रथम इटली अभियान का विशेष महत्व है। नेपोलियन 1794 ईस्वी में इटली की सेना का सेनापति बनना चाहता था। पेरिस की अस्थिर वातावरण से दूर रहकर वह सैनिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता था। ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी युवक को सेनापति का डायरेक्टर भी पेरिस से दूर रखना चाहता था। उन्होंने यह समझा कि इटली की सेना जो 3 वर्षों से बेकार पड़ी थी, अर्धविक्षिप्त थी, निष्क्रिय थी, उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यदि हम वहाँ उसे भेज दें तो हम उसे व्यस्त रखेंगे और राजनीति से उसे दूर रखेंगे। 1793 ईस्वी में सेना को कन्वेंशन ने इटली पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया था। तब से यह सेना उपेक्षा और अभावों के कारण जर्जरित अवस्था में था। कई समस्याओं का सामना बोनापार्ट को करना पड़ा। वह एक नवयुवक था और उस सेना से वह अपरिचित था।
अनेक अफसर उससे उम्र में बड़े थे और जिस प्रकार नेपोलियन को पुरस्कार स्वरूप यह पद प्राप्त हुआ था, इससे वे असंतुष्ट थे। इस दुर्बल सेना को नेपोलियन ने असाधारण शक्ति और ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। अपने सैनिकों की उसने पूर्ण निष्ठा प्राप्त की और ऐसी विजय प्राप्त की जो विश्व के सैनिक इतिहास में अमर हो गई। अब आइए अप्रैल 1796 ईस्वी से अप्रैल 1797 तक नेपोलियन का इटली का अभियान चला। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। उसने सेना का पुनर्गठन किया। अपनी सेना के लिए उसने दिन प्रतिदिन बुलेटिन प्रकाशित किए। आश्चर्यजनक प्रोत्साहन और कल्पना शक्ति उस बुलेटिन में होती थी। एक माह में उसने अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वत पार करके पीडमांड में प्रवेश किया। ऑस्ट्रिया और पीडमांड की सम्मिलित सेना से उसकी सेना आधी थी, अतः वह दोनों से पृथक पृथक युद्ध करना चाहता था। ऑस्ट्रियन सेना को पराजित करके उसने पूर्व की ओर ढकेल दिया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर यानी दिशा बदलकर पीडमांड की सेना पर टूट पड़ा। पीडमांड की सेना को उसने निर्णायक पराजय दी। उसकी गति इतनी तीव्र थी, आक्रमण इतना अचानक हुआ कि नेपोलियन से पीडमांड ने संधि कर ली और युद्ध से अलग हो गया। उसने फ्रांस को सेवाय और नाइस दोनों देना स्वीकार कर लिया। नेपोलियन ने शत्रु से ही युद्ध सामग्री और धन प्राप्त किया और उस धन से, युद्ध सामग्री से अपनी सेना को मजबूत किया। अब उसका दूसरा अभियान ऑस्ट्रिया का अभियान था। ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए नेपोलियन पूर्व की ओर बढ़ा। मिलान नगर में उसने एक विजयी सेनापति की भांति प्रवेश किया। उसका स्वागत लोगों ने एक मुक्तिदाता के रूप में किया। इसके बाद मांटुआ के लिए ऑस्ट्रिया ने भीषण युद्ध किया जो 8 माह तक चला। नेपोलियन ने 2 फरवरी 1797 ईस्वी को मांटुआ को भी जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब उसे वियना जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अंत में ऑस्ट्रिया ने भी अक्टूबर 1797 ईस्वी में विजेता नेपोलियन से संधि कर ली और उस संधि का नाम है कैंपो फोर्मियो की संधि। अब इटली और ऑस्ट्रिया के बाद उसका तीसरा अभियान मिस्र अभियान हुआ। कैंपो फोर्मियो की संधि के पश्चात केवल इंग्लैंड रह गया था जो फ्रांस से युद्ध कर रहा था। नेपोलियन ने कहा था, इस छोटे से यूरोप में कुछ है नहीं, यहाँ महान कार्यों और सफलताओं के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है। ऐसी जगह तो पूर्व ही है और वहीं हमें अब चलना चाहिए। सभी महान पुरुषों की प्रतिष्ठा और पौरुष का निर्माण वहीं हुआ है। इस तरह मिस्र अभियान इंग्लैंड के व्यापार को छिन्न भिन्न करने के लिए किया गया। यदि इंग्लैंड के व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो इंग्लैंड की शक्ति आधी हो जाएगी और उस आधी शक्ति के बाद इंग्लैंड को हराया जा सकता है। 19 मई 1798 ईस्वी को 400 धीमे गति से चलने वाले जहाज़ों 3800 सैनिकों के साथ बोनापार्ट ने तुर्लो बंदरगाह से प्रस्थान किया। एक पुस्तकालय, 100 से अधिक विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर उस यात्रा में थे।
और उस यात्रा का भनक अंग्रेजों को लग गया। अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने नेपोलियन का पीछा किया, लेकिन नेपोलियन भाप गया और नेपोलियन बिना युद्ध किए हुए चुपके से वहाँ से निकल भागा और निकलने के बाद जाकर माल्टा पर अधिकार कर लिया, वहाँ से काफ़ी धन प्राप्त किया। अब मिस्र नाम मात्र के लिए तुर्की के सत्ता के अंतर्गत था, यानी मिस्र के अधिकांश भागों पर उसने कब्जा कर लिया। मिस्र की राजधानी केवल बाकी थी माल्टा, जो उनका सबसे बड़ा बंदरगाह था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब स्वाभाविक है कि तुर्की के प्रांत मिस्र पर कब्जा कर लिया तो तुर्की से युद्ध होना आवश्यक था और नेपोलियन के प्रारंभिक विजय में अगला आक्रमण तुर्की आक्रमण हुआ, यानी तुर्की से युद्ध हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके विरुद्ध तुर्की के सुल्तान ने सेना भेजी थी तो उसने सीरिया, बगदाद और भारत जाने की योजना बनाई, लेकिन उसके सैनिकों को सीरिया में असहनीय कष्ट उठाना पड़ा। अब ऐसी परिस्थिति में तुर्की से युद्ध नहीं किया जा सकता था, मिस्र उसके कब्जा में था। अब वह मिस्र की राजधानी काहिरा वापस लौट आया। तुर्की से युद्ध करना आसान नहीं था, यहाँ उसने तुर्की द्वारा भेजी गई सेना को, जो मिस्र में नेपोलियन का सामना करने के लिए भेजा गया था, अब करके युद्ध में उसे पराजित किया। यह उसकी यहाँ अंतिम विजय थी। नेपोलियन 21 अगस्त 1799 ईस्वी को गुप्त रूप से मिस्र छोड़कर अंग्रेजी जहाजी बेड़े से बचकर वापस फ्रांस पहुंच गया। इस तरह उन्होंने अंग्रेजी जहाजी बेड़े के चक्रव्यूह से, जब वह काहिरा में घिरा हुआ था, भले वह अब करके युद्ध जीत चुका था, लेकिन चारों तरफ से अंग्रेजी जहाजी बेड़ा उसे घेर लिया था, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन वहाँ से भी वह बचकर वापस फ्रांस चला आया। और यहाँ भी हम लोग क्या कहते हैं, तुर्की के युद्ध में वह विजय प्राप्त किया, क्योंकि युद्ध में वह पराजित नहीं हुआ, किसी से बिना युद्ध किए हुए चुपके से निकल गया फ्रांस, लेकिन उसकी सेना अपराजय ही रही, तुर्की भी उन्होंने जीत लिया। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाने में हमारे चैनल की सहायता कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।